नमस्कार साथियों, अलम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के जो सामाजिक विचारक है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आने से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें जो सामाजिक विचारक में एक नंबर पर आता है कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स की यहाँ फोटो देख सकते हो। कार्ल मार्क्स के बारे में जो समाजशास्त्र संबंधी तथ्य है उसका हम इसके माध्यम से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट रिविजन यानी परीक्षा से पहले फर्स्ट रिविजन जिस प्रकार होता है उस प्रकार हम रिविजन करेंगे ये। तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और उनका जन्म कब हुआ था? 1818 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद आता है मार्क्स के विचारों में प्रयुक्त शब्दावली। जो मार्क्स है उनके विचारों में प्रयुक्त शब्दावली है तो उसका क्या अर्थ है तो देखते हैं। एक नंबर पर शब्दावली आती है मनुष्य। तो मनुष्य के क्या अर्थ है? एक सृजनात्मक प्राणी जो समाज का उत्पाद एवं उत्पादक दोनों है। कार्ल मार्क्स मनुष्य को क्या मानते हैं? एक समाज सृजनात्मक प्राणी मानते हैं जो क्या करता है? समाज का उत्पाद है और उत्पादक दोनों भी है। नेक्स्ट है समाज के बारे में उनका क्या विचार है। तो समाज के बारे में कार्ल मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की अंत क्रियाओं से निर्मित विभिन्न अंगों की समग्रता जो निरंतर परिवर्तनशील है। यानी मनुष्य की अंत क्रियाओं से निर्मित विभिन्न अंगों की समग्रता जो निरंतर परिवर्तनशील है वह क्या है? समाज है। नेक्स्ट है अधोसंरचना। अधोसंरचना किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स है तो उसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। किसी भी समाज का आधार प्रमुख अंग जिस पर समाज अवस्थित होता है। यानी किसी भी समाज का आधार प्रमुख अंग जिस पर समाज अवस्थित होता है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली को समाज का अधोसंरचना माना है। यानी अधोसंरचना किसने माना है? मार्क्स ने। जो अर्थव्यवस्था है या उत्पादन प्रणाली है उसको क्या है? समाज की अधोसंरचना माना है। उसके बाद आता है अधिसंरचना। तो अधिसंरचना किसे कहते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। तो समाज के वे सभी पक्ष जो अधोसंरचना पर आधारित है। यानी अधोसंरचना पर कौन आधारित है? वो थे उत्पाद प्रणाली या अर्थव्यवस्था थी, उसे क्या कहते हैं? समाज की अधोसंरचना कहते हैं। उसके बाद आता है अधिसंरचना। अधिसंरचना कैसे कहते हैं? अधिसंरचना क्या है? अधोसंरचना पर आधारित है। यानी यही क्या अर्थव्यवस्था पर आधारित भी है। तो मार्क्स ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और कानून आदि सभी पक्षों को समाज की अधिसंरचना कहा है। तो समाज की अधिसंरचना किसने किसने कहा है? राजनीतिक को, सांस्कृतिक को, नैतिक को, कानून को आदि सभी को क्या है? सभी पक्षों को समाज की अधिसंरचना कहा है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रणाली। अब उत्पादन प्रणाली किसने कहा है? तो वो है किसी समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के तौर तरीकों। इसमें दो भाग है। यानी किसी समाज में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का तौर तरीका होता है उसे उत्पादन प्रणाली कहते हैं। इसके भी क्या है? दो भाग है। एक भाग तो है उत्पादन की शक्तियां, जिसमें क्या है? प्रकृति पर मनुष्य का नियंत्रण एवं क्षमताएं है। उत्पादन शक्तियों में क्या है? प्रकृति पर मनुष्य का नियंत्रण एवं क्षमताएं है। इसमें भी दो भाग है। उत्पादन के साधन कौन से है? कच्चा माल है, यंत्र है और औजार है। दो नंबर क्या है? श्रम शक्ति है। यानी उत्पादन की शक्तियों में दो नंबर क्या है? श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति में क्या है? मानवीय ज्ञान है, निपुणता है, तकनीकी क्षमता आती है। उत्पादन प्रणालियों में जो दो भागों में वर्णित है उत्पादन शक्तियां। उत्पादन शक्तियों के दो भाग है, उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति। उसके बाद आता है उत्पादन के संबंध। उत्पादन के संबंध में क्या आता है? उत्पादन प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के मध्य का संबंध ही उत्पादन संबंध कहलाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। उसके बाद है वर्ग। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को किस प्रकार विभाजित किया है या फिर वर्ग के बारे में उनका क्या विचार है? तो उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। यानी उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट है वर्ग शोषण। वर्ग शोषण किस प्रकार होता है? तो स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग का शोषण करना। स्वामी वर्ग के द्वारा वंचित वर्ग का शोषण करना ही क्या वर्ग शोषण कहलाता है। नेक्स्ट है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना किसे कहते हैं? तो किसी वर्ग के सदस्यों में अन्य वर्गों की तुलना में स्वयं के वर्ग की स्थिति। यानी किसी वर्ग के सदस्यों में अन्य वर्ग की तुलना में स्वयं के वर्ग की स्थिति वह अपने शोषण के विरुद्ध जागरूकता ही क्या वर्ग चेतना है। यानी जो भी जिसके भी ऊपर शोषण होता है वो क्या जागृत हो जाता है, उसके विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करता है, वही क्या वर्ग चेतना कहलाती है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष।
वर्ग संघर्ष के कार्ल मार्क्स ने क्या परिभाषा दी है? वो परिभाषा दिया है, स्वामी व वंचित वर्ग के मध्य होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? वर्ग संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है क्रांति। क्रांति क्या है? समाज में उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, साम्यवादी या सर्वहारी क्रांति। क्रांति किसे कहते हैं? समाज की उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। और समाजवादी या सर्वहारी क्रांति किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होने वाली हिंसक क्रांति जो सर्वहारा वर्ग द्वारा किया जाता है, वही क्या है? साम्यवादी या सर्वहारी क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट है, अब बात आता है सर्वहारा किसे कहते हैं? तो सर्वहारा उसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में निम्नतम आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला वर्ग क्या कहलाता है? सर्वहारा कहलाता है। नेक्स्ट है बुजुर्गवा। बुजुर्गवा किसे कहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के सभी साधनों का स्वामी होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजीपति वर्ग में जो उत्पादन है, उस उत्पादन के सभी साधनों का जो स्वामी होता है, उसे बुर्जुआ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बुर्जुआ कहते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद क्या है? एक सिद्धांत जो प्रत्येक तत्व में निहित अंतर्विरोध व संघर्ष को परिवर्तन का कारण मानता है। द्वंद्ववाद क्या है? एक सिद्धांत है जो प्रत्येक तत्व में निहित अंतर्विरोधी व संघर्ष को परिवर्तन का कारण मानता है, उसे द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद के बारे में कार्ल मार्क्स का क्या विचार था? कि एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं विचार पर आधारित है, यानी सभी वस्तुएं क्या है? विचार पर आधारित है, वही क्या आदर्शवाद है। नेक्स्ट है भौतिकवाद। भौतिकवाद के बारे में क्या कहा इन्होंने? तो ये कहा एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है, एक सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि सभी वस्तुएं पदार्थ पर आधारित है, सभी वस्तुएं क्या पदार्थ पर आधारित है, तो वो क्या भौतिकवाद है। और जो विचार पर आधारित होती है वो क्या होती है? आदर्शवाद होती है। उसके बाद आता है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद किसे कहते हैं? एक थ्योरी है जो विचारों में द्वंद्ववादी नियमों के कारण हो रहे परिवर्तन के आधार पर जगत में परिवर्तन व विकास की व्याख्या करता है। यानी जो विचारों में द्वंद्ववादी नियमों के कारण हो रहे परिवर्तन के आधार पर जगत में परिवर्तन व विकास की व्याख्या करता है, वह क्या है? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं? एक थ्योरी जो भौतिक तत्वों में द्वंद्ववादी नियमों के कारण होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जगत में परिवर्तन के विकास की व्याख्या करती है, तो वो क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यानी भौतिक तत्वों में द्वंद्व होता है, वो क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो विचारों में द्वंद्व होता है वो क्या है? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है। नेक्स्ट है इतिहास। कार्ल मार्क्स इतिहास के बारे में क्या कहते हैं? मानव समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास का लेखा जोखा। मानव समाज का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास का लेखा जोखा। मार्क्स ने इतिहास को उत्पादन शक्तियों के विकास एवं परिणाम का लेखा जोखा माना है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मानव समाज में जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो विकास का लेखा जोखा होता है, वही क्या इतिहास है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? भौतिक तत्वों या अर्थव्यवस्था में घटित परिवर्तन के आधार पर इतिहास की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। नेक्स्ट है अलगाव। अलगाव के बारे में इनका क्या विचार था? कि पूंजीवाद व्यवस्था में श्रमिक की दयनीय अवस्था को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। अलगाव क्या है? कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक की दयनीय अवस्था होती है, उसको अभिव्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? तो वो अलगाव है। कारखाना श्रमिक का जटिल श्रम विभाजन व शोषण के कारण जीवन के मूलभूत तत्वों का या पक्षों को कट जाना है। यानी कारखाना श्रमिक का क्या है? जटिल श्रम विभाजन व शोषण के कारण जीवन के मूलभूत तत्वों या पक्षों को कट जाना ही क्या कहलाता है? अलगाव कहलाता है। नेक्स्ट है साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? सत्तामूलक समाज का एक भावी स्वरूप है। सत्तामूलक समाज का क्या है? एक भावी स्वरूप है जहां उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है। वह व्यक्तियों के योग्यताओं के अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाता है। यानी साम्यवाद में क्या होता है कि समाज का एक भावी स्वरूप जहां उत्पादन के सभी साधन पूरे समाज को स्वामित्व है। यानी जो भी जितने भी साधन उत्पादित होते हैं उस पर
सभी वस्तुओं पर क्या होता है, समाज का स्वामित्व होता है। वह व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार कार्य व आवश्यकता द्वारा वेतन दिया जाता है। यानी जो उसको वेतन दिया जाता है व्यक्तियों को, वो उनको कार्य और उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, वही क्या साम्यवाद है। ये तो थे कार्ल मार्क्स के विचार। अब आता है एमिल दुर्खिम, 2 नंबर का विचारक है एमिल दुर्खिम। तो उसके क्या विचार है इन सारे समाजशास्त्र से। ये कहाँ का था, फ्रांस का निवासी था। एमिल दुर्खिम कहाँ का निवासी था, ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांस का था। तो ये 1858 में इसका जन्म हुआ था और 1917 में इसकी मृत्यु हुई थी, किसकी, एमिल दुर्खिम की। ये क्या है, प्रकार्यवादी प्रत्यक्षवादी व्यक्ति व समाज में समाज का पक्षधर है। ये किस प्रकार के थे, प्रकार्यवादी थे, प्रत्यक्षवादी थे और व्यक्ति व समाज में समाज का पक्षधर थे एमिल दुर्खिम। अब एमिल दुर्खिम में जो शब्दावली है वही है व्यक्ति के बारे में। एमिल दुर्खिम का क्या विचार है तो देखते हैं। व्यक्ति समाज का उत्पाद है। एमिल दुर्खिम क्या कहते हैं, व्यक्ति क्या है, समाज का उत्पाद है। और जो कार्ल मार्क्स है वो क्या कहते हैं व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति मनुष्य क्या एक सृजनात्मक प्राणी है जो समाज का उत्पाद या उत्पादक दोनों है। यानी जो कार्ल मार्क्स है वो भी व्यक्ति को उत्पाद मानता है और जो एमिल दुर्खिम है ये भी क्या व्यक्ति को समाज का उत्पाद मानता है। नेक्स्ट है समाज। समाज क्या है, सेग्नुलिसिस है, वह जो स्वयं से उत्पन्न हो, जिसका अस्तित्व स्वयं में हो, वह जो अपने उद्भव व अस्तित्व हेतु अन्य वस्तुओं पर निर्भर हो, वही क्या समाज है। एमिल दुर्खिम क्या मानता है कि वह जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, जिसका अस्तित्व स्वयं में हो, वह जो अपने उद्भव व अस्तित्व हेतु अन्य वस्तुओं पर निर्भर हो, वही क्या समाज है। नेक्स्ट है व्यक्तिक चेतना। व्यक्तिक चेतना किसे कहते हैं, व्यक्ति का विश्वास विचार व भावना। व्यक्तिक चेतना क्या है, व्यक्ति का विश्वास विचार व भावना है। नेक्स्ट है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना किसे कहते हैं, समूह या समाज के सामान्य विश्वास मान्यताओं व भावनाओं की एक व्यवस्था है। सामूहिक चेतना क्या है, समूह या समाज के सामान्य विश्वासों मान्यताओं व भावनाओं की एक व्यवस्था है, वही क्या सामूहिक चेतना है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, तो सामूहिक प्रतिनिधान उसे कहते हैं सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु या प्रतीक, जैसे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र ज्ञान को क्या कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। नेक्स्ट है तथ्य। तथ्य क्या है, वह जिसका पुनः परीक्षण किया जा सके। तथ्य क्या है, वह जिसका पुनः परीक्षण कर सकते हैं, वही क्या तथ्य है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य। समाज से संबंधित वह तथ्य जिसमें बाध्यता और सामान्यता की विशेषता पाई जाती है। यानी जो समाज से संबंधित तत्व होते हैं या तथ्य होते हैं, वही क्या सामाजिक तथ्य है। नेक्स्ट है विसंगति। विसंगति क्या है, समाज की वह स्थिति जहां समाज में समाज के नियमों के बारे में मत विभिन्नता या भ्रम उत्पन्न हो गया हो, वही क्या है विसंगति है। यानी किसी के बारे में नियमों के बारे में मत विभिन्नता या नियमों में भ्रम पैदा हो जाता है, वही क्या होती है, विसंगति होती है। नेक्स्ट है अपराध। अपराध क्या है, समाज के नियमों का उल्लंघन ही क्या अपराध है। किसके अनुसार है ये, एमिल दुर्खिम के अनुसार है। नेक्स्ट है दमनकारी कानून। दमनकारी कानून किस प्रकार के होते हैं, तो कानून का वह रूप जो व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध को संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता था, वह अपराधी से पूरा समाज बदला लेता था, वही क्या दमनकारी कानून है। यानी जो अपराध करता है उसका दमन करना ही क्या अपराधी दमनकारी कानून है। यानी समाज कोई अपराध करता है उसका क्या समाज उसका बदला लेता है, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, दमनकारी कानून कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून कौन से होते हैं, कानून का वह रूप जो व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है, वह समाज अपराधी में सुधार की गुंजाइश देखते हैं, तो उसे समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही क्या प्रतिकारी कानून है। यानी दमनकारी कानून में क्या होता है कि उसे उसका बदला लिया जाता है, जो अपराधी करता है उसका बदला लिया जाता है। और प्रतिकारी कानून में क्या किया जाता है, अपराधी को कुछ सुधार के लिए मौके दिए जाते हैं, वह क्या होते हैं, प्रतिकारी कानून होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता क्या है, प्राचीन समाजों में प्रचलित एकता का वह रूप जहां व्यक्ति व समाज के मध्य संबंध अत्यधिक प्रगाढ़ होते थे, वही क्या है, यांत्रिक एकता है।
यानी प्राचीन समाजों में क्या होता था, प्रचलित एकता व रूप जहाँ व्यक्ति व समाज के मध्य संबंध अत्यधिक प्रगाढ़ होते थे। यानी इसका अच्छा उदाहरण अभी हम देख सकते हैं, जो हमारे दादाजी थे, आपके घर में जो भी दादाजी थे, दादाजी के समय क्या है, परिवार एकदम बंधा रहता था, यानी संयुक्त परिवार रहता था। और अब धीरे धीरे क्या होते हैं, परिवार संयुक्त परिवार है वो बिछड़ जा रहे हैं, एकल परिवार है वो उभरते जा रहे हैं। जो प्राचीन समय में संयुक्त परिवार था वही क्या है, यांत्रिक एकता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति समाज में विलीन हो जाता है, व्यक्ति को पृथक महत्व नहीं दिया जा सकता है, फलतः व्यक्ति समाज के नियमों का यथावत पालन करता है, वही क्या है, यांत्रिक, वही क्या यांत्रिक एकता है। नेक्स्ट है साहिबी एकता। तो साहिबी एकता क्या है, आधुनिक समाज में पाई जाने वाली एकता जो श्रम विभाजन व विशेषीकरण के कारण ही पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाती है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार चलता है, जिसमें क्या है, व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार चलता है, श्रम विभाजन विशेषीकरण के कारण ही पारस्परिक निर्भरता को बढ़ता है, वही क्या है, साहिबी एकता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है, सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया। जो सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के आधार पर समाज की सभी संस्थाएं, समूह, व्यक्तियों के मध्य किया गया कार्य या बंटवारा, तो वही क्या है, जो व्यक्तियों के मध्य कार्य का बंटवारा किया जाता है वही क्या श्रम विभाजन है। वो क्या है, सामान्य श्रम विभाजन और असामान्य श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के बताए, सामान्य श्रम विभाजन और असामान्य श्रम विभाजन। नेक्स्ट है आत्महत्या। आत्महत्या किस प्रकार है, तो व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया स्वयं के जीवन का अंत को अतः समाज द्वारा अभिप्रेरित होता है। यानी जो व्यक्ति के द्वारा जो जानबूझकर स्वयं के जीवन का अंत कर दिया जाता है उसे ही आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या कितने प्रकार की होती है, तो चार प्रकार की होती है, अहमवादी, प्रार्थवादी, विसंगतिपूर्ण और भाग्यवादी। आत्महत्या कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, अहमवादी, प्रार्थवादी, विसंगतिपूर्ण और भाग्यवादी, ये चार प्रकार की आत्महत्या होती है। नेक्स्ट है धर्म। एमिल दुर्कहेम का धर्म के बारे में क्या विचार था, कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों व कर्मकांडों की व्यवस्था जो विश्वास करने वाले को नैतिक समुदाय के रूप में जोड़ती है, क्योंकि इस पवित्रता का स्रोत समाज है, इसलिए धर्म भी समाज को अभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति है समाज की। तो यही क्या धर्म के बारे में विचार था। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र के बारे में क्या है, वह जिसे समाज श्रेष्ठ मानता है वह अन्यों से पृथक करता है। जो समाज श्रेष्ठ मानता है और अन्य से पृथक करता है वही क्या है, पवित्र है। नेक्स्ट है लौकिक। लौकिक क्या है, वह सब कुछ जो पवित्र नहीं है, वह सब कुछ जो पवित्र नहीं है वह क्या है, लौकिक है। तो हमने दो विचारकों के बारे में पढ़ लिया, समाजशास्त्र के विचारक थे। अब आता है तीसरा विचारक। तीसरा विचारक कौन है, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर है, ये कहाँ का है, जर्मनी का है। जन्म कब हुआ था, 1864 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ये यहाँ की फोटो है, आप देख सकते हो। कौन है ये, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर के विचारों में प्रयुक्त शब्दावली है, जो मैक्स वेबर के विचारों में प्रयुक्त शब्दावली है वो क्या कहते हैं, मनुष्य समाज के बारे में, सामाजिक क्रिया के बारे में, धर्म के बारे में, पवित्रता के बारे में, लौकिक के बारे में। तो मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं, एक तार्किक प्राणी एवं समाज का उत्पादक या निर्माता है। ये सभी क्या समाज को उत्पादक, मनुष्य को क्या उत्पादक मानते हैं या उत्पाद मानते हैं। नेक्स्ट है समाज। समाज के बारे में क्या विचार है, अंतःक्रियाई संबंधों के स्वरूप की समग्रता, यानी अंतःक्रियाई संबंधों के स्वरूपों की समग्रता है, वही क्या है, समाज है। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया कौन सी है, अर्थपूर्ण व उद्देश्य मूलक व्यवहार जो कर्ता के दृष्टिकोण से समाज से संबंधित है, यानी अर्थपूर्ण उद्देश्य मूलक व्यवहार जो कर्ता के दृष्टिकोण से समाज से संबंधित है वह क्या सामाजिक क्रिया है। तो सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताए हैं। लक्ष्योन्मुखी तार्किक सामाजिक क्रिया है, लक्ष्योन्मुखी तार्किक सामाजिक क्रिया है। दो नंबर है मूल्योन्मुखी तार्किक सामाजिक क्रिया है। तीन नंबर है भावात्मक सामाजिक क्रिया है। चार नंबर है परंपरागत सामाजिक क्रिया है। ये क्या सामाजिक क्रियाएं बताई है, चार प्रकार की, किसने बताई है, मैक्स वेबर ने बताई है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया या अंतःक्रियात्मक संबंध। तो अंतःक्रिया या अंतःक्रियात्मक संबंध क्या है, तो सामाजिक क्रिया से जुड़े लोगों के बीच संबंध है।
जो सामाजिक क्रिया से जुड़े लोगों के बीच संबंध है उसे ही क्या कहते हैं, अंतःक्रिया या अंतःक्रियात्मक संबंध कहते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला एक व्याख्यात्मक विज्ञान है, उसे क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। ये याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, तो क्या है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला एक व्याख्यात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक विज्ञान। व्याख्यात्मक विज्ञान के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, तो व्याख्यात्मक विज्ञान के बारे में कहते हैं, वह विज्ञान या विषय जो कर्ता की क्रियाओं या उसके अभिप्रेरण के संदर्भ में, उद्देश्यों के संदर्भ में विज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए अक्ष ने खिड़की खोली, प्रवक्तात्मक विज्ञान है, जबकि अक्ष ने कुछ देखने है तो खिड़की खोली है, ये क्या व्याख्यात्मक विज्ञान है। तो इन्होंने इस प्रकार विज्ञान की व्याख्यात्मक विज्ञान की व्याख्या की है। नेक्स्ट है सामाजिक घटना। सामाजिक घटना किसे कहते हैं, सामाजिक संबंधों में विशिष्ट रूप या सामाजिक क्रियाओं का विशिष्ट रूप, ये क्या है, सामाजिक घटना है। यानी सामाजिक संबंधों में जो विशिष्ट रूप होता है वही क्या है, सामाजिक घटना है। आदर्श प्रारूप क्या है, तो सामाजिक घटनाओं का एक विशिष्ट प्रारूप या मॉडल क्या है, आदर्श प्रारूप है। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक हो, यानी उच्च निम्नतम क्रम हो, वही क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण है। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार शक्ति के असमान वितरण पर आधारित समाज का उच्चता निम्नता के क्रम में विभाजन। यानी मैक्स वेबर ने क्या किया, शक्ति के जो असमान वितरण है पर आधारित समाज को क्या किया है, उच्चता और निम्नतम के क्रम में विभाजन किया है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, ताकत या क्षमता जिसके आधार पर दूसरे या अन्यों के विरोध के बावजूद अपनी बात को मनवा ली जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक पावर और एक वैलिड पावर, यानी ऑथोरिटी है, उसे वैलिड पावर कहते हैं। तो ये शक्ति दो प्रकार की होती है, देखते हैं। सत्ता, ऑथोरिटी है, शक्ति का वैध रूप है, ये तीन प्रकार की होती है। ये तीन प्रकार की होती है सत्ता। कौन सी है, तर्क विधिक है, परंपरागत है और करिश्माई है। किस प्रकार है, तर्क विधिक है, परंपरागत है और करिश्माई है। तो अभी इसका करिश्माई का ताजा उदाहरण आप देख सकते हो कि किसी भी पार्टी को एक व्यक्ति के नाम से वोट मिलना ही क्या करिश्माई होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र सरकार है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, तो ये क्या है, जो इनको वोट मिलते हैं तो वो क्या है, पार्टी से जो हमारे क्षेत्र में एमएलए एमपी होते हैं उनको बोलकर वोट नहीं देते हैं। किसको बोलकर वोट देते हैं, तो जो मोदी है उसको बोलकर वोट देते हैं। तो ये क्या है, करिश्माई सरकार है या करिश्माई सत्ता है। इस प्रकार की सत्ता जो क्या कहते हैं, करिश्माई सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही। संगठनिक क्रियाओं का एक रूप या प्रशासन की व्यवस्था जहां व्यक्ति तार्किक क्रियाओं द्वारा नियमानुसार संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हुए होते हैं, वही क्या नौकरशाही है। ये नौकरशाही क्या है, सांगठनिक क्रियाओं का एक रूप है जिसमें प्रशासन की एक व्यवस्था जहां व्यक्ति तार्किक क्रियाओं द्वारा नियमानुसार संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, वही क्या नौकरशाही है। उदाहरण के अनुसार बीएसएनएल, इंडियन रेलवे, ये क्या नौकरशाही है। यानी एक क्या संगठन बना हुआ है और उसमें हर प्रकार का व्यक्ति है वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है, वेबर के अनुसार आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप या संगठन जहां संपत्ति व पूंजी के निजी स्वामित्व होता है। यानी मैक्स वेबर क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप जहां संपत्ति एवं पूंजी का निजी स्वामित्व होता है और मशीनों द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु बाजारों के लिए उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की यह प्रक्रिया लक्ष्योन्मुखी तार्किक क्रिया द्वारा संपादित की जाती है, वही क्या पूंजीवाद है, वही क्या पूंजीवाद है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म क्या है, ईसाई धर्म का एक संप्रदाय जो ईसाई धर्म की मूल मान्यताओं कैथोलिक का विरोधी है तथा इस धर्म यानी विश्वास का तार्किकरण करना चाहता है, वही क्या है प्रोटेस्टेंट धर्म है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट आचार यानी उद्देश्य। प्रोटेस्टेंट
उद्देश्य क्या है? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का एक सिद्धांत उपदेश जो व्यक्तिवाद, उपलब्धि, प्रेरणा, परिश्रम तथा मुनाफे पर जोर देता है, विलासिता का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है, तर्क संगठन आदि पर बल देता है। तो वही क्या है? यह क्या है? प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है पूंजीवाद की आत्मा। पूंजीवाद की आत्मा किसे कहा गया है? एक ऐसी नैतिकता जहां कार्य का उद्देश्य सम्मति हेतु सम्मति का संचय करना होता है तथा इसके लिए कार्य का संपादन कड़ी मेहनत, दक्षता व अनुशासित ढंग से संपादित किया जाता है। वही क्या? लक्ष्योन्मुखी तार्किक क्रिया है। वही क्या? लक्ष्योन्मुखी तार्किक क्रिया है। नेक्स्ट है भाग्यवादी दृष्टिकोण। भाग्यवादी दृष्टिकोण कौन सा है? तो वह भारत में पूंजीवाद के विकास में बाधक मानते हैं। यानी भारत में वेबर क्या मानते हैं? मैक्स वेबर ये क्या? भारत में पूंजीवाद के विकास में बाधक मानते हैं। किसको? भाग्यवादी दृष्टिकोण को बाधक मानते हैं। नेक्स्ट है वर्स हेटन या बोध पद्धति। इसमें क्या? किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वर्स हेटन कहा जा सकता है। यानी किसी तथ्य अथवा घटना होता है उसको अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के जो प्रयास है उसको क्या कहती है? बोध पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध पद्धति कहते हैं। यानी किसी समस्या को समझना है क्या? बोध पद्धति है। समस्या में कोई भी हो सकता है, घटना, स्थिति, परिस्थिति जो भी हो। इसी के साथ हमने जो इस कक्षा के माध्यम से जो समाजशास्त्र के 3 विचारक थे, समाजशास्त्री थे, उसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अवधारणा और उनके प्रतिपादक। जो समाजशास्त्र की जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सभी की अवधारणा को एक क्लास के माध्यम से हम करवा देंगे, जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। अवधारणा और उनके प्रतिपादक की एक जो संपूर्ण क्लास है, छोटी क्लास 50-20 मिनट की, वो मिल जाएगी। चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, उसके प्लेलिस्ट देखनी है आपको तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप सीधे प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। और सभी की क्रमवाइज क्लासें डाली हुई है, संपूर्ण कोर्स की क्लासें डाली हुई है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो है अवधारणा और उनके प्रतिपादक के रूप में।